हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने जॉन लॉक का इंट्रोडक्शन देखा था एंड हिज व्यूज़ ऑन द स्टेट ऑफ नेचर एंड ह्यूमन नेचर। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और उसमें देखेंगे द टर्म्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, हिज व्यूज़ ऑन टॉलरेशन एंड हिज व्यूज़ ऑन पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। लाइक वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो, लॉक के अकॉर्डिंग जो स्टेट ऑफ नेचर है वो वॉर जोन नहीं है। यहाँ पर लोग एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं हर वक्त, डिस्ट्रस्ट की सिचुएशन नहीं है, यहाँ पर नेस्टी एनवायरनमेंट नहीं है जैसा कि थॉमस हॉब्स ने कहा था। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं वो लॉ ऑफ नेचर को सिंस फॉलो करते हैं तो वो एक साथ है, लेकिन यहाँ पर लॉ के ऑब्जर्वेंस के लिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई अथॉरिटी नहीं है। उन रूल्स को इम्पार्शली इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक स्टेट की ज़रूरत पड़ती है जो कि इम्पार्शियल होगा एंड लॉज के इफ़ेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करेगा। एंड व्हेन देयर विल बी एन इम्पार्शियल अथॉरिटी जो लॉज को इम्प्लीमेंट करेगा तो चांसेस ऑफ पीस जो है वो और भी बढ़ जाएंगे एंड कन्फ्लिक्ट के चांसेस कम हो जाएंगे। रूल्स अप्लाई करने में इम्पार्शियलिटी रहेगी तो जस्टिस में भी कोई बायस नहीं होगा। हॉब्स ने कहा था कि जो स्टेट है और सिविल सोसाइटी है वो दोनों एक ही कॉन्ट्रैक्ट से बनते हैं, लेकिन लॉक के अकॉर्डिंग स्टेट और सिविल सोसाइटी जो है वो अलग अलग दो कॉन्ट्रैक्ट से बनती है। लॉक की थ्योरी में जो फर्स्ट एग्रीमेंट होता है वो बनाता है सिविल सोसाइटी एंड द सेकेंड एग्रीमेंट क्रिएट्स द गवर्नमेंट, द स्टेट, द अथॉरिटी। हमने देखा था हॉब्स की थ्योरी में जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो डिज़ोल्व हो गया है तो स्टेट के साथ साथ सिविल सोसाइटी भी डिज़ोल्व हो जाएगी। लेकिन थॉमस हॉब्स के अकॉर्डिंग सिंस दो डिफरेंट एग्रीमेंट साइन हुए हैं, फर्स्ट फॉर द सिविल सोसाइटी एंड द सेकंड क्रिएट्स द गवर्नमेंट, सो अगर गवर्नमेंट डिज़ोल्व होती भी है तो फर्स्ट एग्रीमेंट स्टिल रिमेन्स, वो अभी भी वैलिड है, तो सिविल सोसाइटी स्टिल वहाँ पर रहेगी। सिर्फ गवर्नमेंट फेल हुई है, सिविल सोसाइटी कंटिन्यूज टू स्टे, देयर इज स्टिल अ कॉपरेशन इन द सोसाइटी। एक सिविल सोसाइटी एक ऑर्गेनाइज सोसाइटी है एंड जो गवर्नमेंट है वो दोबारा से वापस से साइन करके एक न्यू गवर्नमेंट क्रिएट की जा सकती है। लॉक ड्रू अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेट और सोसाइटी। उन्होंने एक क्लियर डिवाइड दिया था बिटवीन द स्टेट और सोसाइटी। उनका मानना था कि स्टेट के बनने के बाद भी एक प्राइवेट स्फीयर है जो जहाँ पर इंडिविजुअल्स जो हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट। स्टेट को कोई भी राइट नहीं है कि वो लोगों के प्राइवेट जो स्फीयर है, उनकी जो प्राइवेट स्पेस है उसमें इंटरफेयर कर सके। एंड दिस इज़ अ क्लियर डिवाइड ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड। ये क्लियर पब्लिक एंड प्राइवेट डिवाइड है। यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पब्लिक एंड सोसाइटी इज़ द की आइडिया इन लॉक्स थ्योरी, जिसको फर्दर बाकी थिंकर्स ने डेवलप किया है। आज के टाइम पर जो हम सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़, इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं वो इसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा है। ओके, हमने देखा था कि थॉमस हॉब्स ने एब्सोल्यूट पावर को सपोर्ट किया था, लेकिन जॉन लॉक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, एक लिमिटेड गवर्नमेंट के सपोर्ट में है, दैट इज़ बाउंड बाय द रूल्स, जो रूल के अकॉर्डिंग वर्क करती है, ना कि अपनी मनमानी करती है। हॉब्स ने बात की थी कंप्लीट सरेंडर की, अनक्वेश्चनड ओबीडियंस की, जहाँ पर जो पावर है, जो अथॉरिटी है वो एब्सोल्यूट है एंड यू कैन नॉट डिसेंड दैट पावर। अगर आप उसको डिसेंड करते हैं तो आप वापस से स्टेट ऑफ नेचर की कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन हॉब्स जो है वो कंडीशनल सरेंडर की बात करते हैं, जहाँ पर जो लोग हैं वो अपने कुछ ही राइट्स गिव अप करते हैं सो दैट, और बाकी जो राइट्स है वो अभी भी उनके पास हैं। लॉक ने कंडीशनल सरेंडर की बात की है, जो लोग हैं वो अपने सारे राइट नहीं देते हैं, सिर्फ एक ही राइट दिया है उन्होंने, एंड दैट इज़ द राइट टू जज एंड पनिश ऑफेंडर्स, जहाँ पर वो एक इम्पार्शियल अथॉरिटी को बैठाते हैं टू जज अ केस, टू इम्प्लीमेंट द रूल्स एंड लॉज, एंड बाकी सारे राइट्स जो हैं वो उनके पास ही हैं। एंड द स्टेट ड्यूटी, इट इज़ द स्टेट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट दोज राइट्स। दिस ट्रांसफ़र इज़ कंडीशनल। अगर गवर्नमेंट जो है वो उनकी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करती है तो लोग, पीपल को फुल राइट है कि वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर सकें, उसको रिमूव कर सकें, दे हैव द राइट टू डिसेंट और एक न्यू गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर सकें। और जो गवर्नमेंट है उसका मेन पर्पज़ ही यह है कि वो इन नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करे। अगर वो इनको प्रोटेक्ट नहीं करती है तो पीपल को फुल राइट है कि वो इनको रिमूव कर सके। लॉक्स थ्योरी जो है वो ये इम्प्लाई करती है कि पॉलिटिकल पावर जो है गवर्नमेंट के पास वो पीपल से आई है। पीपल जो है, जो सिटीजन्स है, अगर वो कंसेंट देंगी तभी गवर्नमेंट बनी है। सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दोज पीपल, और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और ये जो राइट्स हैं वही गवर्नमेंट के ऊपर लिमिट है, क्योंकि गवर्नमेंट इन राइट्स को वायलेट नहीं कर सकती है किसी भी कंडीशन में। लॉक जो है वो लिबर्टी, लाइफ एंड प्रॉपर्टी के बीच में एक
कनेक्शन बताते हैं। वो कहते हैं कि लिबर्टी के बिना लाइफ अनसेफ है। अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है, यू डू नॉट हैव अ चॉइस टू डू व्हाट यू वांट, आप अपने ग्रोथ के लिए अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो योर लाइफ इज़ अनसेफ, क्योंकि आपके पास फ्रीडम नहीं है। आपको हर वक्त एक डर रहेगा, और विदाउट लाइफ, और अगर लाइफ का ही राइट नहीं है तो लिबर्टी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर आप ही नहीं है तो लिबर्टी एग्जिस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। इट इज़ सिंपली दैट कि ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या करना, जहाँ पर आपको अपनी आज़ादी, अपने आप जो आप फील करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो लाइफ में, उसकी लिबर्टी नहीं है। एंड अब उस लिबर्टी का ही क्या करोगे जब आपके पास लाइफ ही नहीं है। सो ही सेड लिबर्टी एंड लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो जो आप लिबर्टी मिल रही है, लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप उस लिबर्टी को एक्सरसाइज करने की कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास विदाउट प्रॉपर्टी। सो ही सेड इट इज़ अ कनेक्शन, इट इज़ लाइक अ ट्राइंगल, जहाँ पर तीनों इंटरकनेक्टेड है, तीनों इंटरडिपेंडेंट है। दैट इज़ वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी आर नीड टू बी प्रोटेक्टेड. So the terms of the social contract theory as given by John Locke says that कि जो गवर्नमेंट है वो डुअल कॉन्ट्रैक्ट है। इट डज़ नॉट हैव अ वन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनती है, एक कॉन्ट्रैक्ट से गवर्नमेंट बनती है। गवर्नमेंट का मेन काम है टू प्रोटेक्ट द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। एंड जो लोग हैं वो सारे राइट सरेंडर नहीं करते हैं, बल्कि कंडीशनल सरेंडर है। यहाँ पर कंडीशनल सरेंडर है, जहाँ पर उन्होंने सिर्फ राइट टू बी द जज इन देयर केस जो है वो अपना गवर्नमेंट को दिया है, बाकी सारे राइट्स उनके पास हैं। एंड जो नेचुरल राइट्स, उनके राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी हैं, ये जो राइट्स हैं वो गवर्नमेंट पे लिमिट है। गवर्नमेंट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट लिमिटेड गवर्नमेंट है, एंड गवर्नमेंट का मेन इंपॉर्टेंट काम है टू प्रोटेक्ट दिस। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट कि लॉक ने 3 विंग्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की थी, एंड दोज 3 विंग्स आर द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द फेडरेटिव पावर। सो वी नो लेजिस्लेचर क्या होता है, जहाँ पर जो लॉज बनाए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव, द वन दैट इज़ एग्जीक्यूटिंग द लॉज। एंड फेडरेटिव पावर जो है वो इट इज़ अबाउट द फॉरेन पॉलिसीज़। Locke also talked about keeping them separate. He talked about the separation of power between the legislative and executive, which was further elaborated by Montesquieu, जिन्होंने separation of powers की बात की थी between the legislative, judiciary and executive in his theory. वो कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जो भी पावर्स हैं वो लोगों की डेलीगेटेड पावर है। लोगों ने अपनी पावर्स उनको डेलीगेट की हैं, एंड वो उनके ट्रस्टीज़ हैं। दे आर जस्ट वर्किंग एज द वे पीपल वांट देम टू। Consent and right to revolt are the very important pillars of his theory. ये बहुत ही important pillars थे लॉक की थ्योरी के। Now let us see what was his idea of political obligation. लॉक का सबसे बड़ा आइडिया था कि स्टेट अनलिमिटेड नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट लोगों के लिए बना है, लोग स्टेट के लिए नहीं बने हैं। जो सरकार है वो सिर्फ पॉलिटिकल मामलों में इंटरफेयर कर सकती है, उसकी इंटरेस्ट सिर्फ पॉलिटिकल मैटर्स तक रहनी चाहिए। पर्सनल डोमेन में, आपकी फैमिली के मैटर्स में, आपके बिलीफ में लोगों का कोई रोल नहीं है। जो गवर्नमेंट है उसका काम सिर्फ पब्लिक सेफ्टी ही है, और उसके अलावा उसका कोई रूल नहीं है। पावर उतनी ही रहेगी जितनी लोगों ने ट्रस्ट में उनको दी है। उससे ज़्यादा पावर अगर उसको मिलेगी सो इट विल बी एब्सोल्यूट गवर्नमेंट, जो कि डेंजरस हो सकती है फॉर द सोसाइटी। Locke explained 2 types of consent, that is express consent and tacit consent. express consent वो होती है जहाँ आप क्लियर वर्ड्स में बोलते हो कि हाँ मैं इस पर्सन को पावर देता हूँ कि ये हमें जो रूल्स हैं वो उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा इम्पार्शली, लॉ को इम्प्लीमेंट करने का काम इसका है। एंड टैसिट कंसेंट वो होती है जहाँ आप अपनी मर्जी दिखाते हैं बाय फॉलोइंग द रूल्स, बाय ओबेइंग द रूल्स एंड एंजॉइंग द बेनिफिट्स जो आपको गवर्नमेंट दे रही है। ही फर्दर सेड कि लोग जो हैं वो गवर्नमेंट की बात तभी मानेंगे जब उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट जो है वो उनकी कंडीशंस को फुलफ़िल नहीं करेगी, सो लोग जो है वो उनकी बात नहीं मानेंगे, एंड दे हैव ऑल द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट जो उनकी जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर रही है। एंड द कंडीशंस आर द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अनलाइक हॉब्स जो कहते थे कि अगर आप गवर्नमेंट को डिसेंड करते हो तो आप वापस से स्टेट ऑफ नेचर में जाओगे,
लॉक का मानना था कि गवर्नमेंट को रिमूव करने से जो है सोसाइटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए हैं एंड इफ़ यू आर डिस्ट्रॉइंग वन कॉन्ट्रैक्ट डजंट मीन कि आपका सेकंड एक और कॉन्ट्रैक्ट भी है वो भी नलीफाई हो जाएगा। सो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्व करने से सिर्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय होती है, सोसाइटी नहीं। गवर्नमेंट जो है वो दोबारा बनाई जा सकती है। अब उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकते हो, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी एक छोटी-सी कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुई है तो आप रेजिस्ट करेंगे। रेजिस्ट कर जो है वो एक लास्ट रिज़ॉर्ट होना चाहिए, और तभी होना चाहिए जब गवर्नमेंट एक्चुअली में अनजस्ट है, अनफ़ेयर है। जब गवर्नमेंट जो है वो आर्बिट्रेरी हो जाए, लेजिस्लेचर वीकन हो जाए, मैनिपुलेटिव हो जाए, इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर रही है, किसी भी फॉरेन कंट्रोल को सबमिट कर रही है, या फिर लॉज़ को एनफोर्स करने में सक्सेसफुल नहीं है। ओनली देन यू हैव द राइट टू रेजिस्ट दैट अथॉरिटी। आप तभी उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करेंगे, रिजेंट करेंगे, उसको डिसेंड करेंगे जब वो एक्चुअली में अनजस्ट है, नॉट बिकॉज यू थिंक इट इज़ अनजस्ट बट इट एक्चुअली इज़ अनजस्ट। और ये एज अ लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि हर वक्त जाके आप वहाँ पर रिजॉर्ट करने लगे। लॉ ने नेचुरल लॉ को स्टेट लॉ के ऊपर रखा है। उन्होंने अथॉरिटी को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया है। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो हम रूल ऑफ लॉ देखते हैं, वो यहीं से उसका इम्प्लीमेंटेशन हम देख सकते हैं। जो आज की गवर्नमेंट है वो भी वर्क करती है अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड नॉट आर्बिट्रली। दैट वॉज ऑल अबाउट हिज पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस, जहाँ पर वो कहते हैं कि गवर्नमेंट लिमिटेड होनी चाहिए, एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड वर्क in the favor of people and according to the conditions imposed by the people। उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का काम है। और उन्होंने 2 तरीके की कंसेंट की बात की है, दैट इज़ एक्सप्रेस कंसेंट, दैट इज़ डायरेक्ट, आप डायरेक्टली बता रहे हो कि हाँ मैं इस गवर्नमेंट को अपना कंसेंट देता हूँ टू रूल अस, एंड अ टैसिट कंसेंट, जब आप उसकी बेनिफिट्स और जो रूल्स हैं उनको ओबे कर रहे हो, सो यू आर गिविंग योर कंसेंट बाय डूइंग सो। और वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो ओबीडियंस है वो कंडीशनल ओबीडियंस है। सरकार जो लोग हैं वो सरकार की बात तभी मानेंगे जब सरकार उनके कंडीशंस को फुलफ़िल कर रही है, एंड नॉट अदरवाइज। एंड इफ़ द गवर्नमेंट फेल्स टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, लोगों के पास फुल राइट है टू डिसेंट, और अगर वो डिसेंट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट, तो सिर्फ गवर्नमेंट डिस्ट्रॉय होगी, सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट। गवर्नमेंट की तरफ अगर आप डिसेंट करते हो, रिवोल्ट करते हो, तो वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, और तभी होना चाहिए जब गवर्नमेंट एक्चुअली अनजस्ट है और फेल हो गई है अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करने में। नाउ लेट अस सी हिज व्यूज़ ऑन टॉलरेशन। लॉक का मानना था कि हमारे जितने भी व्यूज़ हैं वो प्रोबेबल होते हैं, दैट इज़ ज़रूरी नहीं है कि जो सोच रहे हैं वो एक्चुअल ट्रूथ हो। अगर हम कहते हैं कि भगवान है और अगर कोई सामने वाला एग्री नहीं करता है उससे, तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है और जो सामने वाला बोल रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। देयर आर चांसेस कि सामने वाला जो बोल रहा है वो भी सही हो और जो मैं बोल रही हूँ वो भी सही है। सो एक एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अगर हम अपने बिलीव्स और जो भी हमारे रूल्स हैं वो किसी और पर इम्पोज करते हैं, जो थॉट्स हैं वो किसी और पर इम्पोज करते हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि हो सकता है कि जो वो सामने वाले की बात है वो भी सही हो। इन लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन जो 1689 में उन्होंने लिखी थी, उन्होंने सपोर्ट किया है रिलीजियस टॉलरेशन को और प्लूरलिज्म को। उन्होंने डाइवर्सिटी के बारे में बात की है। उन्होंने कहा है कि हम अपने पर्सनल बिलीव्स जो हैं वो किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं उनको फॉलो करने के लिए, उन पर थोप नहीं सकते हैं अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स को। लॉक रिलीजियस यूनिफॉर्मिटी के बिल्कुल अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि अगर आप लोगों को फोर्स करेंगे तो सोसाइटी में ऑपरेशन और रिबेलियन बढ़ेगा, कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, वहाँ पर लोग आपको डिसेंड करने में हर वक्त आपके विरोध में खड़े रहेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर द पीस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी। तो अगर आप किसी को फोर्स कर रहे हैं टू फॉलो योर बिलीव्स, कि वो आपके अकॉर्डिंग आपके बिलीव्स को माने, आपके रिलीजन को फॉलो करे, सो दैट विल बी रॉन्ग। He said religious toleration according to Locke helps maintain peace in society, because जब हम उनके व्यूज़ को स्पेस दे रहे हैं, उनके बिलीव्स को स्पेस दे रहे हैं, सो वो अपने आप से कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस को अवॉइड करता है। लॉक ने स्टेट और रिलीजन के बीच एक क्लियर बाउंड्री बनाई थी। उन्होंने कहा था कि जो मजिस्ट्रेट है उसका काम सिर्फ लोगों की लाइफ एंड लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना है। वो रिलीजन में तभी इंटरफेयर कर सकते हैं जब पीस, सेफ्टी और सिक्योरिटी खतरे में हो। उनको उन लोगों के पर्सनल बिलीव्स, वो किस तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन जब तक वो किसी और को हार्म नहीं कर रहा है, जब तक वो किसी और की लिबर्टी या लाइफ पर क्वेश्चन नहीं है, तब तक जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, अथॉरिटी है, उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। हाउएवर जो उनके आइडियाज़ थे वो लिमिटेड थे, क्योंकि ये जो थे वो एथिस्ट और कैथोलिक्स को इससे एक्सक्लूड करते थे, एंड इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू एवरीवन।
ये आज़ादी उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन सेक्ट्स को दी थी। उन्होंने एथिस्ट और कैथोलिक्स को इस टॉलरेशन से बाहर रखा था, क्योंकि लॉक को लगता था कि एथिस्ट पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किसी डिवाइन प्रॉमिस को मानते ही नहीं है, वो भगवान में बिलीव ही नहीं रखते हैं। एंड कैथोलिक्स की लॉयल्टी जो है वो रोम के तरफ ज़्यादा है, सो दैट इज़ वाई ये उनको ये राइट्स नहीं देते हैं। नाउ लेट अस सम अप हिज थ्योरी। वो गवर्नमेंट बाय कंसेंट पे फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोगों के कंसेंट से ही बनती है। विदाउट कंसेंट ऑफ द पीपल कोई गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करती है। नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट काम है। एंड नेचुरल राइट्स इंक्लूड द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। अगर कोई गवर्नमेंट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाती है तो पीपल हैव द राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, और उसको हटाने का, उसको डिसॉल्व करने का फुल राइट पीपल के पास है। लिमिटेड गवर्नमेंट होनी चाहिए एंड पीपल शुड हैव द राइट टू रेजिस्ट, ना कि एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की बात नहीं की है इन्होंने, एब्सोल्यूट अथॉरिटी की बात नहीं की है, और राइट टू रेजिस्ट दिया है जहाँ पर सोसाइटी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है, सिविल सोसाइटी स्टिल एग्जिस्ट। और इन टॉलरेशन को इम्पोर्टेंस दी है, लेकिन इनका टॉलरेशन जो है वो एक्सक्लूजनरी है, क्योंकि ये एथिस्ट और कैथोलिक्स को इससे एक्सक्लूड करता है। सो इट वॉज एक्सक्लूजनरी। Okay, this is all for today. Now the following part will be about John Locke's views on property with this, and that would be the end of John Locke's theory. And I hope you have enjoyed this. Please do not forget to like, subscribe and share. And जो भी आपके doubts हैं, please drop it in the comment section. I hope you enjoyed this session. Bye bye.